जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। बाबा साहब की पिछली वीडियो में आप लोगों का प्यार मिला, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज बाबा साहब की जीवनी के इस हिस्से में हम जानेंगे कि किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने आप को राजनीति के भंवर में कैसे स्थापित किया और दलितों, आदिवासियों और बहुजनों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया। दलितों और बहुजनों के अधिकारों को हर मंच पर प्रमुखता से रखा। जीवनी की शुरुआत करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों को शेयर करें। वायसराय की काउंसिलिंग में बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमिका। 1942 में अछूतों का अखिल भारतीय अधिवेशन नागपुर में हुआ। पहले से यह निश्चित हो गया था कि डॉक्टर अम्बेडकर इस अधिवेशन में सभापति होंगे। उन्हीं दिनों सरकारी विज्ञप्ति द्वारा यह घोषित किया गया कि डॉक्टर अम्बेडकर वायसराय की काउंसिलिंग के सदस्य होंगे। प्रथा के अनुसार अब वे सभापति नहीं बन सकते थे, अतः डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने स्थान पर राव बहादुर एंड शिवराज को इस अधिवेशन का सभापति बनाना चाहा। उनकी इस इच्छा का चारों ओर सम्मान हुआ और राव बहादुर एंड शिवराज इस अधिवेशन के सभापति बनाए गए। यह पहले से कहा जा चुका है कि वायसराय की काउंसिलिंग में जाने का उद्देश्य अछूतों की सेवा करना था। इसे डॉक्टर अम्बेडकर ने ही प्रारंभ कर दिया। इस डॉक्टर अम्बेडकर ने काउंसिलिंग में पहुंचते ही इस स्मरण पत्र तैयार किया, जिसे वायसराय के सामने पेश किया। इस स्मरण पत्र में अछूतों के लिए बहुत सी मांगे पेश की गई। थोड़े ही दिनों बाद डॉक्टर अम्बेडकर के अविरल प्रयत्न से अछूत विद्यार्थियों के लिए विदेश उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई। आज अछूतों के बहुत से युवक विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अपना मतलब साधने के लिए तो हिंदू कहते हैं कि अछूत हमारे ही भाई हैं, लेकिन उनके भाई पने के पवित्र विचारों ने आज तक अछूतों के लिए केंद्रीय सरकार से शिक्षा तक के लिए कोई सुविधा क्यों नहीं दिलाई। डॉक्टर अम्बेडकर के पहले तमाम हिंदू वायसराय की काउंसिलिंग के सदस्य थे। उन्होंने अपने भाई पने का प्रमाण क्यों नहीं दिया? सीधा सा उत्तर है, वे तो ये चाहते थे कि अछूतों का किसी भी प्रकार से भला नहीं होना चाहिए। शिक्षा के लिए सुविधाएं देना तो दूर रहा, अछूतों के कविता के हिंदू भाइयों ने उल्टे अछूतों से यह कसम दिलवाई कि वे अपने बच्चों को पढ़ाने का नाम न लेंगे। वायसराय की काउंसिलिंग में रहकर डॉक्टर अम्बेडकर ने अछूतों के लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया, वह है अछूतों के लिए केंद्रीय तथा रेलवे नौकरियों में 12.5% आरक्षण। अब तक अछूत पढ़ लिख जाने पर भी भटकने के लिए व्यवस्थित। यह सुरक्षा अछूतों के लिए वरदान था। एक बार इस विषय पर बात करते समय डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया था कि बहुत मेहनत करने के बाद ही अछूतों को यह संरक्षण प्राप्त हो सका है। इस प्रकार एक तो डॉक्टर अम्बेडकर अपना कर्तव्य कर रहे थे, दूसरी ओर अछूतों के भूखे पेट के लिए प्रबंध कर रहे थे। कर्तव्य पालन का ऐसा जीता जागता नमूना अछूतों के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। वायसराय की काउंसिलिंग में डॉक्टर अम्बेडकर को लेबर, सेंट्रल PWD, वर्क एंड माइंस के विभाग सौंपे गए। जिस काम को डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले सफलतापूर्वक किया, उसी काम को करने के लिए अब 2 अलग अलग सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इसी से ही हमें डॉक्टर अम्बेडकर में काम करने की समर्थता का पता चल जाता है। हम यह जानकर और भी खुश होते हैं कि जिन योजनाओं को डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने मस्तिष्क से रात दिन सोचकर बनाया था, उन योजनाओं को आज वर्तमान लेबर सदस्य काम में ला रहे हैं। यह उनके मस्तिष्क का लोहा, जिसे आज की सरकार मानने के लिए लाचार है। यद्यपि डॉक्टर अम्बेडकर नागपुर अधिवेशन के सभापति नहीं थे, तथापि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। वह महत्वपूर्ण कार्य था ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का जन्म। यद्यपि 1942 के पहले भी अछूतों का आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चल रहा था, किंतु वे भिन्न भिन्न नामों की उपस्थिति कमजोरी का प्रमाण था। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस कमजोरी का अंत कर दिया और कमजोरी के स्थान पर अछूतों में संगठित बल लाकर नई जान फूंक दी। वायसराय की काउंसिलिंग में जाने के पूर्व डॉक्टर अम्बेडकर ने समस्त भारत के अछूतों के लिए एक भारतीय संस्था को जन्म देकर अपने जीवन का महत्वपूर्ण कार्य किया।
अब अछूतों की ओर से लड़ने के लिए तमाम भारत के लिए एक संस्था बन चुकी थी। अब अछूत राजनीति में कायदे के साथ अपना युद्ध कर सकेंगे। यह संस्था अछूतों के लिए वह तलवार थी जिसके बूते पर अब निहत्थे अछूत भारतीय राजनीति में अपना युद्ध भली भांति लड़ सकेंगे। कहना नहीं होगा कि उन दिनों डॉक्टर अम्बेडकर के लिए काम का पहाड़ खड़ा हो गया था। इतना होने पर भी वे ठीक 10:30 बजे अपने दफ्तर में पहुंच जाते और शाम को 5 बजे तक काम करते रहते। अपने विभाग में काम की अधिकता का जिक्र करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बार मुझसे यह बताया कि यानी कि लेखक को यह बताया कि प्राय उनका चपरासी भी बाट देखते देखते थक कर घर चला आया करता था और वे अंधेरा हो जाने के बाद भी काम करते ही रहते थे। शाम को जब दफ्तर से लौटते तो घर आकर पहले कुत्तों को प्यार करते, बाद में चाय पीकर पास आए हुए मित्रों से प्राय 10 बजे रात तक बातचीत करते रहते। उनके मित्रों में से अधिकतर अछूती थे। कभी कभी कोई गैर अछूती भी पहुंच जाते, लेकिन अपना मतलब ही साधने के लिए जाते। मित्रों से बातचीत करने के बाद वे खाना खाते और उसके बाद ही एक टोपी पहनकर अध्ययन करने लगते। उनका यह अध्ययन 10 से 4 बजे सुबह तक जारी रहता। इसी अध्ययन के फलस्वरूप ही वे 2 प्रचंड पुस्तकों का निर्माण कर सके थे। एक तो कांग्रेस और गांधी जी ने अछूतों के लिए क्या किया, दूसरी शूद्र कौन थे। इतनी मेहनत करने के अतिरिक्त प्राय सरकारी कामों से हिंदुस्तान के कोने कोने में जाना पड़ता, लेकिन वे जहां कहीं भी जाते अपना अध्ययन जारी रखते। एक दिन शाम को डॉक्टर अम्बेडकर अपने दफ्तर से वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक जगह भीड़ देखकर उन्होंने अपनी मोटर रोकी। एक बूढ़ा आदमी दर्द से कराह रहा था। उसे देखकर डॉक्टर साहब का हृदय भर आया। उसे अपने बंगले पर लाकर उसकी दवा की। जब वह बूढ़ा अच्छा हो गया तब उसे अपने यहाँ काम दिया। वे जब तक दिल्ली में रहे तब तक मुसीबत ज़दा आदमी उनके पास आते। दिल्ली में सभी उनके बंगले को इंसाफ की कोठी कहते। जब वायसराय की काउंसिलिंग से अवकाश ग्रहण किया तब सबसे पहले अपने नौकरों के रहने का इंतजाम करवाया। अपने बंगी भाइयों पर तो विशेष कृपा की। एक बंगी विद्यार्थी जो पूर्ण रूप से लंदन जाने के लिए योग्य नहीं था, उसे भी लंदन पढ़ने के लिए भेजा। आपने शिमला दफ्तर में 21 क्लर्कों में 19 बंगी ही रखे। देश की उन्नति के लिए गांधी जी ने जो योजना बनाई है उसे डॉक्टर अम्बेडकर सहमत नहीं। गांधी जी कहते हैं कि यह देश खेतियार है और इसे पाश्चात्य कला कौशल से अप्रभावित रहना चाहिए, तभी देश के निवासियों को पेट भर भोजन प्राप्त होगा। देश की उन्नति के विषय में डॉक्टर अम्बेडकर के कुछ दूसरे विचार हैं। नई दिल्ली में 25 अक्टूबर 1943 को रिकंस्ट्रक्शन पॉलिसी कमेटी की एक सभा में भाषण देते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा, प्रत्येक मनुष्य यह जानता है कि भारत प्रधानतः एक खेतियार देश है, किंतु आश्चर्य इस बात का है कि बहुत कम आदमी ऐसे हैं जो यह महसूस करते हैं कि यह भारत का कितना बड़ा दुर्योग है। मैं यह जानता हूं कि लोग इसे स्वीकार करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। आज बंगाल में और भारत के अन्य भागों में खाना न मिलने की वजह से खेती करने वालों की ही रोज मौत के शिकार हो रहे हैं। इससे अधिक प्रमाण की क्या आवश्यकता है। ऐसा केवल उसी समय रुक सकता है जब खेती को लाभदायक बनाया जाए। भारत में खेती को लाभदायक बनाने का रास्ता केवल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तिजारत बढ़ाई जाए। खेती पर ज़रूरत से ज़्यादा आदमी निर्भर करते हैं, वे तिजारत में लग जाएंगे। देश की गरीबी का अंत करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सुझाव रखा था उसी का परिवर्तित रूप आज पंडित नेहरू भी रख रहे हैं। वे भी भारत की तिजारत बढ़ाकर उसे पूर्व का गढ़ बना देना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम यह कह सकने का साहस कर सकते हैं कि वायसराय की काउंसिलिंग में जाकर पंडित नेहरू भी उन्हीं कामों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं जिनके लिए डॉक्टर अम्बेडकर पहले से ही रास्ता दिखा गए हैं। क्या यह अकेला उदाहरण यह साबित नहीं कर देता कि जो बातें पंडित नेहरू आज सोच सकते हैं वे डॉक्टर अम्बेडकर बहुत पहले से सोच बैठे हैं। CR फॉर्मूला क्या था, उसमें अम्बेडकर जी की क्या भूमिका थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग बहुत दिनों से की जा रही है।
देश की प्राय सभी राजनीतिक संस्थाएं मुसलमानों को पाकिस्तान देने में हिचकती हैं। इसी हिचकिचाहट को दूर करने के लिए श्री राजगोपालाचार्य जी ने एक सुझाव रखा जो CR फॉर्मूला के नाम से प्रसिद्ध है। इस फॉर्मूला पर सभी नेता अपने विचार प्रकट कर रहे थे। 13 अगस्त 1944 को राणा डे हॉल में मद्रास नेशनल लिबरल पार्टी की एक सभा में CR फॉर्मूला पर अपने विचार प्रकट करते हुए राइट ऑनरेबल BS श्रीनिवासन शास्त्री ने डॉक्टर अम्बेडकर पर अपना अनायास ही घोर आक्रमण कर डाला। उस समय राइट ऑनरेबल BS श्रीनिवासन शास्त्री ने डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति निम्न विचार प्रकट किए थे। चाहे भारतीय नरेश इस सुझाव का विरोध करे या न करे, केंद्र में एक ऐसा आदमी उपस्थित है जो इसका विरोध अवश्य करेगा। वह आदमी अपनी ताकत के अंदर बुरी से बुरी बातें तक कह डालेगा और वह है डॉक्टर अम्बेडकर। वह अवश्य ही झगड़ा पैदा करेगा। राइट ऑनरेबल श्रीनिवासन शास्त्री के उपरोक्त लांछन से तो यही पता चलता है कि कोई भी चीज चाहे सही हो या गलत, डॉक्टर अम्बेडकर उसका विरोध अवश्य करेंगे। विदेशी राजनीतिज्ञ शास्त्री जी की उपरोक्त बातों को सुनकर तो इसी निर्णय पर पहुंचे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर भारत के वाहियात आदिमों में से एक हैं। दुर्योग से यह विषय ऐसा है कि इसी के बल पर कांग्रेस, यूरोप तथा अमेरिका में वियन्ना की एक सभा में अफ्रीका के विषय में जब फील्ड मार्शल स्मिथ ने भारतीय अछूतों पर हिंदुओं द्वारा किए गए अत्याचारों की चर्चा की, तब तो अछूत विरोधी लक्ष्मी पंडित भी घबरा गई। लेकिन फिर भी अमेरिका में अपने अछूत विरोधी प्रचार को कायम रखने के लिए लक्ष्मी पंडित ने अपना काम जारी रखा। लक्ष्मी पंडित को प्रचार करने का मसाला राइट ऑनरेबल BS श्रीनिवासन शास्त्री जैसे लोगों से ही प्राप्त होता है। प्रश्न उठता है, क्या शास्त्री जी के उदंत भाषण में कोई सत्यता थी? यदि सत्यता थी तो क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने कोई झगड़ा पैदा किया? इन प्रश्नों का सीधा सा उत्तर हमें डॉक्टर अम्बेडकर के एक वक्तव्य में मिल जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि शास्त्री जी ने अपना कथित भाषण तारीख 13 अगस्त 1944 को मद्रास में दिया था। इस भाषण के करीब एक महीने पहले ही तारीख 12 जुलाई 1944 को नई दिल्ली से डॉक्टर अम्बेडकर ने एक वक्तव्य में CR फॉर्मूला का स्वागत किया था। CR फॉर्मूला को उन्होंने बुद्धिमत्ता की ओर कहकर पुकारा था। यही नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी जी द्वारा इस प्रणाली को स्वीकार करने का भी स्वागत किया था। इसी वक्तव्य में डॉक्टर साहब ने कहा था, इस सुझाव के साथ ही गांधी जी को अपनी ईमानदारी का भी प्रमाण देना होगा। उन्हें यह गारंटी देनी होगी कि हिंदू लोग मुसलमानों को अपना वोट देने में किस प्रकार की जबरदस्ती नहीं करेंगे। 23 जुलाई 1944 को मुंबई में भी डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी बात को दोहराया और इस विषय पर जोर दिया कि सांप्रदायिक अड़ंगे को समाप्त करने के लिए गांधी जी तथा राजगोपालाचार्य जी ने अपने सुझाव को जो रूप दिया है, उस रूप से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सुझाव के साथ ईमानदारी का प्रश्न है। उपरोक्त भाषण और वक्तव्य से डॉक्टर अम्बेडकर की ईमानदारी का पता चल जाता है। इसके ठीक विपरीत शास्त्री जी की गलतफहमी का भी हमें पता चल जाता है। यदि डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण और वक्तव्य शास्त्री जी के भाषण के बाद प्रकाशित हुए होते तो हम शास्त्री जी की बातों का कुछ अंश सच मान भी सकते थे, किंतु जहां एक महीने पहले ही डॉक्टर अम्बेडकर ने दिल खोलकर CR फॉर्मूला का स्वागत किया है, वहां हम किसी भी परिस्थिति में यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि शास्त्री जी ने डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को समाचार पत्र में न पढ़ा हो। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के वक्तव्य को पढ़ा अवश्य होगा, किंतु वे उसे जानबूझकर भूलना चाहते थे। वह भी किस लिए? केवल इसलिए कि डॉक्टर अम्बेडकर भारत में और विदेश में राजनीति में बेमतलब झगड़ा पैदा करने वाले सिद्ध कर दिए जाएं। चाहे इसी उदाहरण से हिंदू कांग्रेसियों की छूतों के प्रति सद्भावना का पता नहीं चल जाता। यही कारण है कि डॉक्टर अम्बेडकर लाचार होकर हिंदुओं से पृथक निर्वाचन अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। यदि वे ऐसी मांग पेश करते हैं तो कोई अपराध नहीं करते। यदि कांग्रेस इसे अपराध समझती है तो समझे, किंतु क्या अधिकार मांगना भी अपराध है? सितंबर 1944 के अंत में गांधी जिन्ना वार्तालाप का असफल अंत हो गया। डॉक्टर अम्बेडकर इस वार्तालाप को सूक्ष्म वैज्ञानिक की दृष्टि से देख रहे थे। CR फॉर्मूला के असफल अंत के बाद ही डॉक्टर अम्बेडकर ने मुंबई में 4 अक्टूबर 1944 को एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि CR फॉर्मूला में महान त्रुटियों के कारण असफलता अवश्य होती।
असफलता के बहुत से कारणों को बताते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने यह भी कहा, गांधी तथा जिन्ना यह समझते हैं कि पाकिस्तान का प्रश्न केवल हिंदू और मुसलमानों द्वारा हल किया जा सकेगा। मैं ये कहने के लिए बाध्य हूँ कि ऐसा समझकर गांधी जी और जिन्ना एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रश्न का हल करने वालों में हिंदू और मुसलमानों के बाद अछूतों का नंबर आता है। पश्चिमी पाकिस्तान में अछूतों की आबादी 10% है और पूर्वी पाकिस्तान में उनकी आबादी 20% है। अतः अछूतों की इच्छा के विरुद्ध कोई भी फैसला उन पर उस समय तक लागू नहीं होता जब तक कि वे स्वयं स्वतंत्र रूप से उस फैसले को स्वीकार न कर ले। डॉक्टर साहब ये अच्छी तरह जान रहे थे कि CR फॉर्मूला पाकिस्तान के प्रश्न पर केवल हिंदू और मुसलमानों को ही आवश्यक दल समझता था। उसमें अछूतों को उड़ा ही दिया गया था। फिर भी हम यह देख चुके हैं कि प्रारंभ में डॉक्टर अम्बेडकर ने CR फॉर्मूला का स्वागत किस प्रकार किया था। ऐसी परिस्थिति में भला कौन यह कह सकने का साहस कर सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय राजनीति में अड़ंगा पैदा करते हैं। सुप्रो कमेटी में भूमिका। जब CR फॉर्मूला का असफल अंत हो गया तब सर तेज बहादुर सुप्रो ने सांप्रदायिक समझौते के लिए एक कमेटी का प्रस्ताव किया। इसी सिलसिले में उन्होंने इलाहाबाद से 14 नवंबर 1944 को एक पत्र डॉक्टर अम्बेडकर को लिखा और उनसे अछूत प्रतिनिधियों को 2 नाम भेजने के लिए कहा। इस पत्र में से सर सुप्रो यह भी लिखते हैं, आप यह विश्वास रखें कि प्रत्येक को अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करने की पूरी आज़ादी रहेगी। हम लोग अछूत वर्ग से संबंधित सभी प्रश्न पर उनके मौलिक हितों की रक्षा का ध्यान रखते हुए विचार करेंगे। उपरोक्त पत्र का उत्तर देते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैंने अखबारों में उन व्यक्तियों के नाम पढ़ लिए हैं जिन्हें आपने कमेटी का सदस्य चुना है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कमेटी के व्यक्तियों की नामावली ने मुझे दूसरा रुख ग्रहण करने के लिए बाध्य कर दिया है। मुझे यह कहने में भी जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं है कि कुछ मेंबरों पर मेरा विश्वास नहीं है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो सांप्रदायिक वितंडावट के कर्णधार रहे हैं। यदि आप अपनी कमेटी के व्यक्तियों के नाम हटाने को तैयार हों तथा उसे एक ऐसी छोटी कमेटी बनावे जिसका कार्य रिपोर्ट तैयार करने से अधिक न हो, तब मैं आपसे सहयोग करने को तैयार हूँ। स्पष्ट है कि डॉक्टर अम्बेडकर अब भी सहयोग देने के लिए तैयार थे, बशर्ते उनके डर को दूर कर दिया जाए। सर सुप्रो अपने प्रथम पत्र में कह चुके थे कि कमेटी के अंदर प्रत्येक को अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करने की पूरी आज़ादी रहेगी। डॉक्टर अम्बेडकर पहले से ही इसकी पुष्टि करना चाहते थे। भला भेड़ियों के बीच भी बकरियां किस प्रकार जाने का साहस कर सकती हैं? यदि बकरियों ये मांग करे कि भेड़ियों को अलग कर देने पर ही वे अपना कदम उठा सकेंगी तो कोई अन्याय नहीं करती। सर सुप्रो ने डॉक्टर अम्बेडकर के क्या उत्तर दिया यह भी जान लेना हानिकारक न होगा। सर सुप्रो अपने पत्र में कहते हैं, यह मेरे लिए असंभव है कि ऐसे व्यक्तियों को ढूंढूं जो कभी अपने विचार किसी समस्या पर न प्रकट कर चुका हो, परंतु प्रश्न अब यह है कि ये लोग स्वतंत्र मस्तिष्क से किसी प्रश्न पर विचार कर सकते हैं या नहीं। सर सुप्रो ने यह साफ साफ लिख दिया कि वे अपनी कमेटी के किसी भी सदस्य को नहीं हटाएंगे। दूसरे शब्दों में डॉक्टर अम्बेडकर को जिस बात पर आपत्ति थी उसे उन्होंने ज्यों का त्यों ही रहने दिया। सर सुप्रो के इस पत्र का जो उत्तर डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, इससे उनका व्यक्तित्व स्पष्ट हो जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर के 30 दिसंबर 1944 के वक्तव्य का कुछ अंश इस प्रकार है। जब सर सुप्रो मुझसे मिलने तब उन्होंने इस बात का इशारा तक नहीं किया कि वे कमेटी में किस प्रकार के सदस्य रखने जा रहे हैं। हमने आपस में केवल आम परिस्थिति पर ही विचार विनिमय किए थे। इसके बाद मुझे यह आशा थी कि सर तेज अपनी कमेटी में शामिल किए जाने वाले नाम बताएंगे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन परिस्थितियों में यदि मैंने सर तेज से यह कह दिया कि मुझे आपकी कमेटी के व्यक्तियों से संतोष नहीं है और इसलिए मैं उससे सहयोग नहीं कर सकता, तो मैं समझता हूँ कि मैं गलत रास्ते पर नहीं हूँ। किसी भी दशा में सर तेज यह नहीं कह सकते कि मेरा रुख तर्कपूर्ण नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानना चाहता है कि किस प्रकार 1929 में सर तेज ने स्वयं आगे बढ़कर साइमन कमीशन से असहयोग इस जड़ पर किया था कि कमीशन के वक्त
व्यक्ति इस देश की भावना के अनुकूल नहीं है। सर तेज बहादुर सुप्रो ने यह तो कहा है कि मैंने उनकी कमेटी से ऐसे योग न करने का निश्चय किया, परंतु उन्होंने मेरे पत्र के उस भाग का जिक्र ही नहीं किया जिसमें मैंने उन्हें बताया है कि यदि वे कमेटी में आवश्यक परिवर्तन करके मेरी आपत्ति को हटा सके तो अब भी मैं उनसे सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। सर तेज का डॉक्टर अंबेडकर से सहयोग करना तो दूर रहा, सहयोग के स्थान पर अपनी दलील पेश करने लगे। वे कहते हैं कमेटी की रचना के विषय में हर एक नेता की राय लेना तो असंभव है। क्या है यही है वह तरीका है जिससे सहयोग प्राप्त किया जा सकता है? दुख तो इस बात का है कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ भारतीय अखबार भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं। प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक लीडर 3 जनवरी 1945 को लिखता है, सुप्रो कंसिलिएशन कमेटी और साइमन कमीशन में कोई तुलना नहीं। साइमन कमीशन सफ़ेद चमड़े वालों का वह कमीशन था जिसे उस देश के पार्लियामेंट ने नियुक्त किया था, जो भारतीयों को अपना विधान स्वयं बनाने के अधिकार से वंचित कर रहा था। कंसिलिएशन कमेटी सद्भावना रखने वाले मनुष्यों की एक संस्था है। क्या यही अच्छी दलील है उस राष्ट्रीय दैनिक की? यदि सर सुप्रो यह कहने का साहस कर सकते थे कि साइमन कमीशन के व्यक्तियों में उनका विश्वास नहीं आता है, वे उस कमीशन का बहिष्कार करते हैं, तब डॉक्टर अम्बेडकर को भी यह पूरा अधिकार था कि जब वे सुप्रो कमेटी के सदस्यों से संतुष्ट नहीं तब तक वे भी उतने ही जोरदार शब्दों में सुप्रो कमेटी का बहिष्कार कर सकते हैं। यही है वह सर तेज बहादुर सुप्रो जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कहा था, जितना ही सरकार साइमन हमें समझाने की कोशिश करेंगे उतना ही बुरा होता जाएगा। जो शख्स इस प्रकार के विरोधी शब्दों को चिल्लाकर कह सकता है, यदि दुर्योग से कभी वह भी ऐसे शब्द सुनने का काम कर बैठता है तो उसे भी खुशी के साथ विरोध का स्वागत करना चाहिए। उसे उस काम को करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वह एक दिन दूसरों से करवाना चाहते थे। हिंदुओं का इतिहास यह साफ साफ बताता है कि वे सदा से अछूतों को कुचलते रहे हैं। आज भी वे अछूतों को अपने मंत्रजाल में फंसाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। यही नहीं, अपना मतलब तो साधते ही हैं, ऊपर से अछूतों पर जुल्म भी तलवार चलाने का दावा रखते हैं। यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे सा ही लगता है। जिस प्रकार सर सुप्रो यह पहले ही समझ गए थे कि साइमन कमीशन से ऐसे सदस्य हैं जो भारत की भलाई नहीं करेंगे, उसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर यह समझ गए कि सुप्रो कमेटी के सदस्य अछूतों के हित चिंतक नहीं, तो उनका यह कौन सा अपराध है? यदि सर सुप्रो और लीडर ऐसे राष्ट्रीय पत्र यह कहें कि साइमन कमीशन और सुप्रो कमेटी में कोई तुलना नहीं, तब तो हम कहेंगे कि यह सूरज को चांद कहना है, किंतु बात तो ऐसी है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या अब भी कोई यह कहने का साहस कर सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का सुप्रो कमेटी के प्रति गलत रुख था? पेवल योजना में अम्बेडकर जी हिज मैजेस्टी किंग ने मार्च 1942 में अपना जो वैधानिक सुझाव रखा था उस पर अब तक कोई लाभदायक कार्य नहीं किया जा सका था। 14 जून 1945 को भारत मंत्री द्वारा पार्लियामेंट में भारतीय विधान से संबंधित एक व्हाइट पेपर पेश किया गया जिसमें यह कहा गया कि सरकार ने जो सुझाव 1942 में रखे थे वे अब तक जो के त्यों रखे हैं। इन प्रस्तावों पर सरकार अब भी विचार करने के लिए तैयार है। 14 जून 1945 को वायसराय ने भी अपना एक वक्तव्य ब्रॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने यह कहा कि नए सुझाव द्वारा उनकी काउंसिलिंग में स्वर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर सीटें मिलेंगी। वायसराय के इस वक्तव्य पर गांधी जी को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने अपना एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसका कुछ भाग इस प्रकार है। वायसराय के भाषण में एक बात निश्चय ही मेरे कानों में खटकती है और मुझे आशा है कि वह प्रत्येक राजनीतिक विचार वाले हिंदू के कानों में खटकेगी। मेरा संकेत स्वर्ण हिंदुओं की शब्दावली की ओर है। सभी राजनीतिक विचार वाले हिंदू, मैं जानता हूँ कि श्रद्धेय पंडित मालवीय जी भी यद्यपि वे जातिगत भेदभाव को मानते हैं, अन्य हिंदुओं से भेद करते हुए अपने को स्वर्ण हिंदू कहलाना स्वीकार न करेंगे। हिंदू धर्म की आधुनिक प्रवृत्ति सभी जातिगत भेदभाव को दूर करने की है।
यद्यपि मैं जानता हूँ कि हिंदू समाज में प्रतिक्रियावादी दल है, फिर भी मैं अपने इस मत पर दृढ़ हूँ। गांधी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वर्ण हिंदू शब्द पर आपत्ति की थी। यदि गांधी जी अछूतों के हितैषी ही थे तो उन्हें करीब 40 लाख सिखों और 6 करोड़ से अधिक अछूतों में वायसराय द्वारा जो समानता दिखलाई गई थी उसका विरोध करके अछूतों के लिए सिखों से अधिक सीटें दिलाने का प्रयत्न करना चाहिए था। ऐसा करने के स्थान पर वे मालवीय जी का उदाहरण देकर अछूतों की एक सीट को भी हड़पना चाहते थे। दुख तो इस बात का है कि वे उन मालवीय जी का उदाहरण पेश करते हैं जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाते समय अपने गंगा जल और अपनी बकरी तक ले जाना उपयुक्त समझा था। ऐसे व्यक्ति मुंह से चाहे न कहे, किंतु काम तो वे ऐसा ही करते हैं जो उन्हें पग पग पर स्वर्ण हिंदू ही साबित करता है। उन्हीं दिनों ग्वालियर स्टेट में स्वर्ण हिंदू ने कई अछूतों को मौत के घाट केवल इसीलिए उतार दिया था क्योंकि उन अछूतों ने अपनी स्त्रियों को उन हिंदुओं के पास नहीं भेजा जो उनकी औरतों से मजाक और दिल लगी करते। संसार के इतिहास में कहीं भी कोई ऐसा दृष्टांत नहीं मिलेगा जहाँ विशेष जाति की स्त्रियों के साथ दूसरी जाति के ऊपर जबरदस्ती मजाक करने की प्रथा बनाई हो। जिस दिन गांधी जी का उपरोक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ था उसी दिन ग्वालियर स्टेट में अछूतों पर किए हुए अत्याचार का यह समाचार भी प्रकाशित हुआ था। क्या हम यह पूछ सकने का साहस कर सकते हैं कि यदि स्वर्ण हिंदू स्त्रियों के साथ कोई अछूत मजाक करने का साहस करता तो क्या स्वर्ण हिंदू साथ बैठे रहते? किंतु अछूतों के साथ तो बात ही दूसरी थी। उनके ऊपर अत्याचार होता है और वे बेजुबान जानवर की तरह उन यातनाओं को सहना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। अछूतों में भला इतना साहस कहाँ कि वे ग्वालियर के स्वर्ण हिंदुओं का दिमाग ठीक रास्ते पर ला दें। इसके स्थान पर स्वर्ण हिंदू स्वयं अछूतों को स्वर्ण हिंदू के पास मजाक वगैरह के लिए भेजते रहे। गांधी जी अछूतों के प्रति हिंदुओं की इस सहानुभूति को देखकर भी अनदेखी कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में रहकर यदि डॉक्टर अम्बेडकर भारत सरकार से यह मनवाने में सफल होते कि अछूत स्वर्ण हिंदुओं से राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग हैं तो क्या वे कोई अन्याय करते हैं? उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट है कि गांधी जी अछूतों के मार्ग में रोड़ा बनने का प्रयत्न कर रहे थे। शिमला सेल पर भारतीय नेताओं का सम्मेलन हुआ। कांग्रेस की ओर से जो प्रतिनिधि थे वे अपनी सब बातों को के साथ यह कहना भी नहीं भूले कि स्वर्ण और स्वर्ण हिंदुओं में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार कांग्रेसी प्रतिनिधि वायसराय की आंख में धूल डालने का प्रयत्न कर रहे थे। किंतु क्या वे डॉक्टर अम्बेडकर की उपस्थिति में भी अपने षड्यंत्र में सफल हो सकते थे? वायसराय 14 की काउंसिलिंग में अछूतों को केवल एक सीट ही देना चाहते थे। इसके विपरीत डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 काउंसिलिंग में 3 सीटों की मांग पेश की। यद्यपि डॉक्टर अम्बेडकर अपने इस प्रयास में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके तथापि उन्होंने संतोषजनक सफलता तो प्राप्त कर ही ली। 14 की काउंसिलिंग में अछूतों की ओर से 2 प्रतिनिधि होने का श्रेय डॉक्टर अम्बेडकर को ही है। अतः गांधी जी का स्वर्ण हिंदू का ढोंग ही रह गया। यह डॉक्टर अम्बेडकर के एवरेल प्रयत्नों का ही फल था। यद्यपि डॉक्टर साहब ने शिमला कॉन्फ्रेंस में कठिनाइयों का सामना सफलतापूर्वक न किया होता तो अछूतों को जो एक सीट मिली थी वह भी उन्हें हिंदू भाई बनाकर उनसे छीनकर किसी स्वर्ण हिंदू को ही दे दी जाती। किंतु ऐसा होना डॉक्टर अम्बेडकर ने असंभव कर दिया था और यही था उनका शिमला कॉन्फ्रेंस में सबसे महत्वपूर्ण कार्य।